यूजुअली जब हम किसी मेडिकल डायग्नोसिस की बात करते हैं तो वहाँ एक एक्सपेक्टेशन होती है प्रिसिजन की, एक इंजीनियरिंग जैसी एब्सोल्यूट एक्यूरेसी। राइट, मतलब एक सर्टेनिटी होती है वहां पर। एग्जैक्टली। अगर हाथ में फ्रैक्चर है तो एक्सरे में वो जैगेड वाइट लाइन साफ दिखती है। डॉक्टर बस पॉइंट करके कहता है कि वहाँ प्रॉब्लम है, यानी प्रॉब्लम है या नहीं वो स्क्रीन पे एकदम क्लियर है। हाँ, क्लीन कट, ब्रोकन और नॉट ब्रोकन। और ये काफी कंफर्टिंग भी होता है। हम इंसान चाहते हैं कि चीजें विजिबल हों, उन्हें इजीली कैटेगराइज किया जा सके। बिल्कुल। लेकिन जब हम लॉ, डेमोक्रेसी और रूल ऑफ लॉ की दुनिया में आते हैं तो अचानक लगता है जैसे वो एक्सरे मशीन ही टूट गई है। आज जिस डायग्नोस्टिक लैंडस्केप को हम देखने वाले हैं वो काफी मर्की है। काफी मडी वाटर्स हैं। तो आज हम यही देखने वाले हैं कि एक जज के दिमाग को और उसके फैसलों को पॉलिटिकल प्रेशर से क्लीन कैसे रखा जाता है। वेलकम टू दिस डीप डाइव। और आज हमारा मेन फोकस है इंडियन जुडिशरी की इंडिपेंडेंस, यानी भारतीय न्यायपालिका की स्वतंत्रता। हम उन कॉन्स्टिट्यूशनल मैकेनिक्स को एक्सप्लोर करेंगे जो जुडिशरी को आजाद रखते हैं। राइट। और ये समझना जरूरी है कि डेमोक्रेसी में जजेस का कंप्लीटली इंडिपेंडेंट होना आखिर इतना बड़ा कॉन्स्टिट्यूशनल ऑब्सेशन क्यों रहा है। एक सच्ची डेमोक्रेसी तभी स्मूथली चल सकती है जब रूल ऑफ लॉ हो। ट्रू। जरा सोचिए, अगर लॉज को इंटरप्रेट करने वाले जजेस पर किसी भी तरह का पॉलिटिकल जो एग्जीक्यूटिव प्रेशर हो तो क्या ग्राउंड रियलिटी में इंसाफ मिल पाएगा? वही सबसे बड़ा फ्रिक्शन पॉइंट है जिसे आज हम डिकोड कर रहे हैं। हम उन लीगल मैकेनिज्म्स के अंदर जाएंगे जो जजेस के चारों तरफ एक इनविजिबल प्रोटेक्टिव शील्ड बनाते हैं। और उसके बाद हम उन इंटेंस बैटल्स को भी अनपैक करेंगे जो अपॉइंटमेंट्स, रिमूवल्स और उनके पोस्ट रिटायरमेंट करियर्स के इर्द गिर्द लड़ी जाती हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं इस प्रोटेक्टिव शील्ड की। संविधान निर्माताओं ने जब ये फ्रेमवर्क डिजाइन किया था तो उन्हें इस बात का पूरा एहसास था कि इलेक्टेड पॉलिटिशियंस और जुडिशरी के बीच एक पावर स्ट्रगल तो होना ही है। हाँ, वो इनएविटेबल था। इसीलिए उन्होंने जुडिशियल इंडिपेंडेंस को इतना फंडामेंटल रखा। बाद में लैंडमार्क केशवानंदा भारती केस में इसे कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक स्ट्रक्चर का हिस्सा मान लिया गया। और इस बेसिक स्ट्रक्चर का आम भाषा में क्या फंक्शनल इम्पैक्ट है? प्रैक्टिकली ये क्या करता है? इसका सीधा सा मतलब ये है कि कल को अगर कोई ऐसी सरकार पावर में आ जाए जिसके पास पार्लियामेंट में मैसिव एब्सोल्यूट मेजॉरिटी हो, तब भी वो एक अमेंडमेंट पास करके जजेस की इंडिपेंडेंस को छीन नहीं सकती। ओह वाओ, यानी सुप्रीम प्रोटेक्शन? एग्जैक्टली। द सुप्रीम कोर्ट विल सिंपली स्ट्राइक दैट अमेंडमेंट डाउन। ये एक ऐसी ढाल है जिसे पॉलिटिकली तोड़ना मैथमेटिकली और कॉन्स्टिट्यूशनली लगभग नामुमकिन है। राइट। और इसके अलावा कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 50 भी तो है जो एक क्लियर डायरेक्टिव देता है कि स्टेट को जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव को अलग रखने के डिलिब्रेट स्टेप्स लेने होंगे। ये सेपरेशन ऑफ पावर्स। हाँ। बट मुझे पर्सनली सबसे फैसिनेटिंग लगते हैं आर्टिकल 121 और आर्टिकल 211। वो इम्यूनिटी वाले आर्टिकल्स। हाँ, ये दोनों आर्टिकल्स एसेंशियली एक बहुत ही प्रैक्टिकल इम्यूनिटी देते हैं। इनका काम ये सुनिश्चित करना है कि पार्लियामेंट या किसी भी स्टेट लेजिस्लेचर में किसी भी जज के ऑफिशियल कंडक्ट का कोई डिबेट नहीं हो सकती। इमेजिन द ऑल्टरनेटिव। अगर ये आर्टिकल नहीं होता तो प्रैक्टिकली क्या होता? पूरा केओस। पार्लियामेंट में पॉलिटिशियंस हर उस जजमेंट को पॉइंट बाय पॉइंट डाइसेक्ट करते जो उनकी आइडियोलॉजी या वोट बैंक के खिलाफ होता। बिल्कुल। लेजिस्लेटिव प्रिविलेज का यूज करके जजेस को नेशनल टेलीविजन पर टारगेट किया जाता। जजेस पर एक इमेंस पब्लिक और पॉलिटिकल प्रेशर बन जाता और वो इम्पार्शियल होकर डिसीजंस नहीं ले पाते। राइट। तो ये आर्टिकल्स उन्हें उसी पॉलिटिकल मड स्लिंगिंग से बचाते हैं। लेकिन एक और शील्ड ऐसी है जिसके बिना बाकी सारी शील्ड्स बेकार हैं। फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस। क्योंकि किसी ने सच ही कहा है कि जिसके पास पर्स की पावर होती है रूल्स वही डिक्टेट करता है। एग्जैक्टली। अगर कल को गवर्नमेंट ये तय करने लगे कि जजेस को कितनी सैलरी मिलेगी या उनका बजट कितना होगा तो फ्रीडम ऑफ स्पीच का कोई मतलब नहीं रह जाता। और कॉन्स्टिट्यूशन ने इस लूप होल को काफी ब्रिलियंटली क्लोज किया है। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट जजेस की सैलरीज, अलाउंसेस और पेंशन्स कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया पर चार्ज होती हैं, यानी स्टेट लेवल पर स्टेट इक्विवेलेंट फंड पर। अब टेक्निकलिटीज से बाहर आकर इसका इम्पैक्ट देखें तो इसका मतलब यह है कि इन बजट एलोकेशंस पर पार्लियामेंट में वोटिंग हो ही नहीं सकती। राइट, इट इज नॉन वोटेबल। हाँ, इसका मतलब एग्जीक्यूटिव गवर्नमेंट कभी भी जुडिशरी को थ्रेटन नहीं कर सकती कि अगर आपने हमारी पॉलिसीज के खिलाफ कंसिस्टेंटली फैसले दिए तो हम बजट कट कर देंगे।
इसे हम एक सिंपल स्पोर्ट्स मैच के अंपायर की तरह समझ सकते हैं। अंपायर को सैलरी और उसके ट्रैवल अलाउंसेस सीधा स्पोर्ट्स लीग बोर्ड से मिलते हैं। न कि ग्राउंड पर खेल रही किसी पर्टिकुलर टीम के कैप्टन या ओनर से। एग्जैक्टली इसलिए वो अंपायर बिना किसी हेजिटेशन के सामने वाली टीम के स्टार प्लेयर को एलबीडब्ल्यू आउट दे सकता है। उसे पता है कि उसकी रोजी रोटी किसी टीम ओनर के मूड स्विंग पर डिपेंड नहीं करती। दिस फाइनेंशियल सिक्योरिटी इज बेसिकली द बेडरॉक ऑफ देयर करेज। पर यहीं पर एक बहुत नेचुरल पुशबैक या काउंटर थॉट दिमाग में आता है। कैसा काउंटर थॉट? देखिए, अगर एक एम्पायर को पार्लियामेंट में क्रिटिसाइज नहीं किया जा सकता, उसकी सैलरी रोक नहीं सकते, उसकी पावर कम नहीं कर सकते, तो क्या ये एब्सोल्यूट सिक्योरिटी उन्हें अकाउंटेबल नहीं बना सकती? आई सी व्हाट यू मीन। ह्यूमन नेचर है कि जब अकाउंटेबिलिटी प्रैक्टिकली जीरो हो जाती है तो कॉम्प्लेसेंसी या एरोगेंस का रास्ता खुलने लगता है। राइट। और कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेमर्स इस ह्यूमन वल्नरेबिलिटी से बहुत अच्छी तरह वाकिफ थे। इस डर को टैकल करने के लिए उन्होंने एक मैकेनिज्म डिजाइन किया, जज को हटाने का तरीका, द इम्पीचमेंट प्रोसेस। लेकिन सोर्सेस कहते हैं कि उन्होंने इस प्रोसेस को इतना रिगरस, इतना मैथमेटिकली चैलेंजिंग बनाया है कि इसका मिसयूज कंप्लीटली रूल आउट हो जाए। एक सिटिंग जज को हटाना वर्चुअली इम्पॉसिबल जैसा इंजीनियर किया गया है। बिल्कुल। आर्टिकल 124(4) और जजेस इंक्वायरी एक्ट ऑफ 1968 को देखें तो एक जज को सिर्फ 2 स्पेसिफिक ग्राउंड्स पर उनकी पोस्ट से हटाया जा सकता है, प्रूव्ड मिसबिहेवियर या इनकैपेसिटी। यानी आप उन्हें इसलिए नहीं हटा सकते क्योंकि किसी को उनका जजमेंट पसंद नहीं आया या आइडियोलॉजी मैच नहीं करती। और इस प्रोसेस को शुरू करना ही अपने आप में एक मॉन्यूमेंटल टास्क है। ओ एब्सोल्युटली। एक रिमूवल मोशन इनिशिएट करने के लिए कम से कम लोकसभा के 100 इलेक्टेड मेंबर्स या राज्यसभा के 50 मेंबर्स के सिग्नेचर्स चाहिए होते हैं। ये बस पहला हर्डल है। उसके बाद स्पीकर या चेयरमैन डिसाइड करते हैं कि इस मोशन को एडमिट करना है या नहीं। वो चाहे तो उसे वहीं डिसमिस कर सकते हैं। पर मान लीजिए कि एडमिट हो गया, फिर क्या? फिर एक हाई लेवल 3 मेंबर इंक्वायरी कमेटी बनती है, जिसमें एक सुप्रीम कोर्ट जज, एक हाई कोर्ट चीफ जस्टिस और एक एमिनेंट जूरिस्ट होते हैं। ये कमेटी महीनों तक एविडेंस देखती है। और अगर जस्ट इन केस ये कमेटी जज को गिल्टी मान भी ले, तब भी फाइनल हर्डल सबसे बड़ा होता है, राइट? हाँ, पार्लियामेंट के दोनों हाउसेज में उस जज को हटाने के लिए 2/3 मेजॉरिटी चाहिए होती है। 2/3? जो कि एक ऐसी कंट्री में जहां कोएलिशन पॉलिटिक्स और फ्रैक्चर्ड मैंडेट्स नॉर्मल हैं, दोनों हाउसेज में 2/3 मेजॉरिटी जुटाना लगभग पॉलिटिकल मिरेकल से कम नहीं है। वही तो। और इसका नतीजा है कि पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडियन हिस्ट्री में किसी भी जज को सक्सेसफुली एंड टू एंड प्रोसेस के जरिए इम्पीच करके हटाया नहीं जा सका है। जस्टिस सौमित्रा सेन का केस इसका एक बहुत स्ट्राइकिंग एग्जाम्पल है। आई थिंक 2011 की बात है ये। राइट। उन पर आरोप थे कि 1993 में एक केस में रिसीवर अपॉइंट होने पर उन्होंने लगभग 33 लाख रुपए के पब्लिक फंड्स का मिसअप्रोप्रिएशन किया था। और द इंक्वायरी कमेटी एक्चुअली फाउंड हिम गिल्टी। प्रोसेस आगे बढ़ा था। राज्यसभा में इम्पीचमेंट मोशन पेश हुआ, बहस हुई और वहां पास भी हो गया। हाँ, लेकिन मोशन लोकसभा में वोटिंग के लिए जाने से ठीक पहले उन्होंने अपना रेजिग्नेशन प्रेसिडेंट को भेज दिया। तो टेक्निकली द प्रोसेस नेवर फुली कंक्लूडेड। ही रिजाइन्ड बिफोर ही कुड बी फायर्ड। इसे देखकर एक क्लियर मेटाफर दिमाग में आता है, एक फायर प्रूफ बिल्डिंग का। फायर प्रूफ बिल्डिंग? या ये सिस्टम ऐसी बिल्डिंग की तरह डिजाइन किया गया है जहां बाहर की आग यानी पॉलिटिकल इंटरफेरेंस अंदर नहीं पहुंच सकती। पर अगर गलती से बिल्डिंग के अंदर आग लग जाए यानी एक्चुअल जुडिशियल मिसकंडक्ट हो जाए, तो उस आग को बुझाना भी उतना ही इम्पॉसिबल है। द थ्रेशोल्ड इज जस्ट एक्सट्रीमली हाई। इसका शिकार ना हो। पर क्रिटिक्स का आर्ग्यूमेंट है कि जब प्रोसेस इतना बल्की हो तो अकाउंटेबिलिटी नलिफाई हो जाती है। सही बात है। सो अगर एक बड़े जज को हटाना पॉलिटिकली ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है, तो सिस्टम को सेफ रखने का एक ही लॉजिकल तरीका बचता है। मेक श्योर बैड जजेस नेवर एंटर द सिस्टम इन द फर्स्ट प्लेस। एंट्री पर ही फिल्टर लगा दीजिए। और यही हमें जुडिशरी की सबसे कॉम्प्लेक्स और सबसे ज्यादा लड़ी जाने वाली लड़ाई की तरफ ले जाता है। द रियल वॉर isn't about firing, it's about hiring. Exactly. कौन डिसाइड करेगा कि जज कौन बनेगा? ये एग्जीक्यूटिव वर्सेस जुडिशरी की अल्टीमेट बैटल फॉर अपॉइंटमेंट्स है। संविधान का आर्टिकल 124 सब क्लॉज 2 कहता है कि जजेस को प्रेसिडेंट अपॉइंट करेंगे। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के कंसल्टेशन या परामर्श के बाद, और इसी एक सिंगल शब्द कंसल्टेशन ने कई दशकों तक एक लीगल बैटल ग्राउंड खड़ा कर दिया।
इस जंग को समझने के लिए 3 जजेस केसेस को अनपैक करना पड़ेगा। 1970s और 80s का टाइम थोड़ा वॉलेटाइल था। एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी में ओपन कॉन्फ्रंटेशन था। राइट, और उस एनवायरनमेंट में आता है फर्स्ट जजेस केस 1981 में, जिसे एसपी गुप्ता केस भी कहते हैं। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने होल्ड किया कि कंसल्टेशन का मतलब कंकरेंस यानी वीटो पावर नहीं है। हाँ, यानी गवर्नमेंट को फॉर्मली सीजेआई की बात सुननी होगी, पर आखिरी फैसला एग्जीक्यूटिव का ही होगा। इससे एग्जीक्यूटिव प्राइमेसी एस्टैब्लिश हो गई। गवर्नमेंट हैड द अपर हैंड। लेकिन फिर वक्त बदला। 1993 में सेकंड जजेस केस आया। तब तक पॉलिटिकल क्लाइमेट शिफ्ट हो चुका था। वीक कोलिशन गवर्नमेंट्स का टाइम था। इन्होंने एक मॉन्यूमेंटल यू टर्न लिया। उन्होंने कहा कि नहीं, कंसल्टेशन का एक्चुअल मतलब कॉन्करेंस ही होना चाहिए। सीजेआई और सीनियर जजेस की राय ही फाइनल और बाइंडिंग होगी। और यहाँ से फॉर्मल जन्म होता है इन फेमस कोलेजियम सिस्टम का, जहाँ जजेस ही नए जजेस को चूज करेंगे। फिर 1998 के थर्ड जजेस केस में इसे एक्सपैंड करके क्लियर किया गया कि सीजेआई अकेले डिसीजन नहीं लेंगे, बल्कि 4 सीनियर मोस्ट जजेस का ग्रुप होगा। द कोलेजियम। अब अगर आम भाषा में सोचें तो कोलेजियम एक एक्सक्लूसिव एलीट क्लब जैसा लगता है, जहां सिर्फ एग्जिस्टिंग मेंबर्स ही बंद कमरे में डिसाइड करते हैं कि नया मेंबर कौन बनेगा। बिल्कुल, किसी आउटसाइडर का, चाहे वो इलेक्टेड गवर्नमेंट हो या पब्लिक, कोई डायरेक्ट से नहीं है। उन्हें सिर्फ नाम पास ऑन किए जाते हैं। ये जुडिशियल इंडिपेंडेंस के हिसाब से तो एक्सीलेंट लगता है कि पॉलिटिशियंस को दूर रखो, पर डेमोक्रेसी के फाउंडेशनल प्रिंसिपल्स पर यह सवाल उठाता है। डेमोक्रेसी में चेक्स एंड बैलेंसेस होते हैं। सही कहा। जब एक ऑर्गन अपने अपॉइंटमेंट्स खुद करने लगे बिना किसी एक्सटर्नल डेमोक्रेटिक ओवरसाइट के, तो वहां ट्रांसपेरेंसी और पावर कंसंट्रेशन पर सवाल उठना लाजमी है। और इन्हीं सवालों और ग्रोइंग फ्रस्ट्रेशन का रिजल्ट था एक मैसिव पॉलिटिकल शोडाउन। हम 2014 की बात कर रहे हैं, जब 99th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट पास हुआ। हाँ, और नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट्स कमीशन यानी एनजेएसी को इस्टेब्लिश किया गया। एनजेएसी का कोर एम कोलिजियम की मोनोपोली खत्म करना और एग्जीक्यूटिव को प्रोसेस में शामिल करना था। इस 6 मेंबर बॉडी में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, 2 सीनियर जजेस, यूनियन लॉ मिनिस्टर और 2 एमिनेंट पर्सन्स शामिल थे। और उन एमिनेंट पर्सन्स को एक कमिटी चुनती जिसमें पीएम, सीजेआई और लीडर ऑफ ऑपोजिशन होते। ऑन पेपर ये बहुत ही डेमोक्रेटिक बैलेंस लग रहा था, लेकिन जुडिशरी ने हिस्टोरिकली अनप्रेसिडेंटेड लेवल पर पुशबैक किया। 2015 में 4th जजेस केस में सुप्रीम कोर्ट ने 4.1 की ओवरवेलमिंग मेजॉरिटी से इस अमेंडमेंट को पूरी तरह से अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया। उनका रीजनिंग डायरेक्टली बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन पर बेस था। उनका मानना था कि यूनियन लॉ मिनिस्टर का सिलेक्शन पैनल में होना और उन एमिनेंट पर्सन्स के पास वीटो पावर होना इंडिपेंडेंस के खिलाफ है। द फियर वाज सिंपल। अगर उन एमिनेंट पर्सन्स ने आपस में मिलकर किसी परफेक्टली अनबायस्ड जज पर आर्बिट्रली वीटो लगा दिया, तो पूरा प्रोसेस हाईजैक हो जाएगा। सो एनजेएसी वाज आउट एंड द कोलिजियम वाज बैक। पर एनजेएसी स्ट्राइक डाउन होने के बावजूद कोलिजियम सिस्टम पर जो क्रिटिक्स हैं, वो आज भी वैलिड हैं। सबसे बड़ा आरोप ओपेसिटी का लगता है। सिस्टम कंप्लीटली नॉन ट्रांसपेरेंट है। कोई फॉर्मल पब्लिकली अवेलेबल रिकॉर्ड्स नहीं होते कि मीटिंग में क्या बहस हुई या एग्जैक्ट सिलेक्शन क्राइटेरिया क्या है। और किसी का नाम क्यों रिजेक्ट हुआ, ये भी क्लियर नहीं होता। इस इंस्टीट्यूशनल साइलेंस की वजह से नेपोटिज्म, फेवरेटिज्म और अंकल जज सिंड्रोम जैसे एलिगेशंस कॉन्स्टेंटली लगते हैं। एक 2009 की लॉ कमीशन रिपोर्ट ने भी इस कंसर्न को हाईलाइट किया था। और साथ ही रिप्रेजेंटेशन और डाइवर्सिटी का इशू ग्लेयरिंगली ऑब्वियस है। एससी, एसटी, ओबीसी कम्युनिटीज का रिप्रेजेंटेशन डिस्प्रोपोर्शनेटली बहुत कम है। और विमेन जजेस की बात करें तो हायर जुडिशरी में आज भी विमेन सिर्फ लगभग 12% के आसपास हैं। जब सिस्टम इतना ओपेक होता है तो मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज नेचुरली रेडार से पीछे छूट जाती हैं। इसीलिए क्रिटिक्स अल्टरनेटिव ग्लोबल मॉडल्स की बात करते हैं, जैसे यूके का जुडिशियल अपॉइंटमेंट्स कमीशन मॉडल। वहां कंप्लीटली ट्रांसपेरेंट प्रोसीजर्स हैं, एडवर्टाइजमेंट्स निकलते हैं, इंटरव्यूज होते हैं और सबसे खास बात, सिलेक्शन पैनल में ले मेंबर्स यानी नॉन जजेस भी शामिल होते हैं, एक ब्रॉडर सोसाइटल पर्सपेक्टिव देने के लिए। फिर भी उनकी इंडिपेंडेंस कॉम्प्रोमाइज नहीं होती। तो यहाँ पर एक चुभने वाला सवाल पैदा होता है, क्या इंडिया में इंडिपेंडेंस को इंटैक्ट रखने के ऑब्सेशन में ट्रांसपेरेंसी की कुर्बानी दे दी गई है? क्या इंडिपेंडेंस और अकाउंटेबिलिटी सच में एक दूसरे के दुश्मन हैं?
असल में नहीं, मैच्योर डेमोक्रेसीज में दोनों एक दूसरे को स्ट्रक्चरली बैलेंस करते हैं। यूके और कनाडा दिखाते हैं कि हाइब्रिड मॉडल्स पॉसिबल हैं। प्रॉब्लम मॉडल में नहीं है, प्रॉब्लम ये है कि हमारे कॉन्टेक्स्ट में एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी के बीच हिस्टोरिकल मिसट्रस्ट इतना डीप रूटेड है कि मिडिल ग्राउंड मिल ही नहीं पा रहा है। बिल्कुल। और मिसट्रस्ट की बात आई है तो एक और स्ट्रक्चरल ब्लाइंड स्पॉट है जो अपॉइंटमेंट्स या इम्पीचमेंट से भी ज्यादा इंसीडियस है। द पोस्ट रिटायरमेंट ट्रैप। हमने एंट्री देख ली, रिमूवल देख लिया, लेकिन असली छुपा हुआ खतरा तब सामने आता है जब एक सिटिंग जज का ऑफिशियल टेन्योर पूरी तरह खत्म होने वाला होता है, जिसे लीगल सर्कल्स में कभी-कभी इकोनॉमी ऑफ इन्फ्लुएंस भी कहा जाता है। रिटायरमेंट के बाद सीनियर जजेस का लुक्रेटिव सरकारी पोस्ट पर अपॉइंट होना, जैसे किसी स्टेट का गवर्नर बनना या किसी पावरफुल ह्यूमन राइट्स कमीशन या ट्रिब्यूनल का हेड बन जाना। और ये प्रैक्टिस नई नहीं है। 1950s में जस्टिस सैयद फजल अली को उनके रिटायरमेंट के ठीक बाद गवर्नर बनाया गया था, तो फ्रेमवर्क में इजाजत शुरू से थी। लेकिन आज के हाईली चार्ज पॉलिटिकल एनवायरनमेंट में ये प्रैक्टिस लगभग इंस्टीट्यूशनलाइज हो चुकी है। थाउजेंड्स ऑफ ट्राइब्यूनल्स एग्जिस्ट करते हैं जहां हेड्स फॉर्मली रिटायर्ड जजेस ही होते हैं। और इसका साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट जुडिशियल इंडिपेंडेंस पर बहुत सटल और खतरनाक होता है। संविधान एक सिटिंग जज को फाइनेंशियली सिक्योर करता है, हटने से बचाता है। पर उन्हें रिटायरमेंट के बाद आने वाले उस पोटेंशियल लालच या इंसेंटिव से प्रोटेक्ट करने का कोई ठोस स्ट्रिक्ट मैकेनिज्म वहां नहीं है। ये वही क्रिकेट अंपायर वाले एग्जाम्पल जैसा है। कैसा? अंपायर को मैच के दौरान तो फिक्स सैलरी मिल रही है और उसे हटाया भी नहीं जा सकता, लेकिन अगर वो अंपायर होम टीम को क्लोज डिसीजंस देकर मैच जितवा दे और मैच खत्म होने के अगले दिन उस टीम का ओनर उसे अपनी कंपनी का सीईओ बना दे, द प्रॉमिस इज अनस्पोकन बट द इंसेंटिव इज ग्लेरिंग। एग्जैक्टली। अगर किसी सिटिंग जज को जिसका टेन्योर कुछ महीनों में खत्म हो रहा है, ये ओपनली उम्मीद हो कि रिटायरमेंट के बाद एक आकर्षक पोस्ट मिल सकती है, तो क्या उनके प्री रिटायरमेंट जजमेंट्स गवर्नमेंट के फेवर में स्लाइटली बायस नहीं हो जाएंगे? उन्हें टेक्निकली खरीदा नहीं जा रहा, पर उनका फ्यूचर इनडायरेक्टली सिक्योर किया जा रहा है। और सच तो ये है कि एक्चुअल बायस प्रूव हो या ना हो, सिर्फ ये परसेप्शन पैदा हो जाना ही जुडिशरी की क्रेडिबिलिटी को डैमेज कर देता है। लॉर्ड वुल्फ ने कहा था कि जुडिशियल इंडिपेंडेंस एक एसेंशियल कमोडिटी है जो जुडिशरी पब्लिक ट्रस्ट के रूप में होल्ड करती है। अगर पब्लिक को लगने लगे कि एक सेंसिटिव डिसीजन फ्यूचर जॉब एप्लीकेशन का हिस्सा है, तो ट्रस्ट ब्रेक हो जाता है। तो सवाल उठता है कि इस पोस्ट रिटायरमेंट इंसेंटिव को ब्लॉक करने के लिए एक एब्सोल्यूट कूलिंग ऑफ पीरियड का कानून क्यों नहीं है, जैसे कि रिटायरमेंट के बाद 2 साल तक कोई सरकारी पोस्ट नहीं ली जा सकती। ये एक ऐसी इंटरनल वीकनेस लगती है जो पूरे कॉन्स्टिट्यूशनल सेटअप को, उन तमाम ब्रिलियंट ढालों को इंटरनली खोखला कर सकती है। सही बात है। ये दिखाता है कि स्ट्रिक्टली लिखा गया लॉ हर एक चीज फिक्स नहीं कर सकता। एक्सटर्नल थ्रेट से तो बचा लिया गया, पर इंटरनल वल्नरेबिलिटीज को टैक्स से इरेज नहीं किया जा सकता। तो इस डीप डाइव के सभी थ्रेड्स को एक साथ लाते हैं। हमने नेविगेट किया कि कैसे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने जुडिशरी को फियरलेस रखने के लिए मजबूत दीवारें खड़ी की हैं। राइट, कंसोलिडेटेड फंड से सैलरीज आना, पार्लियामेंट में डिबेट ना होना और एक मैथमेटिकली इम्पॉसिबल इम्पीचमेंट प्रोसेस डिजाइन करना। पर साथ ही हमने फ्लिप साइड भी देखा। कंप्लीटली एब्सोल्यूट इंडिपेंडेंस हासिल करने की रेस ने नए चैलेंजेस पैदा किए हैं। द बैटल फॉर अपॉइंटमेंट्स, कोलिजियम सिस्टम और उसकी ओपेसिटी, लैक ऑफ स्ट्रक्चरल डाइवर्सिटी और द साइलेंट डेंजर ऑफ पोस्ट रिटायरमेंट अपॉइंटमेंट्स, ये सब फ्रिक्शन इनएविटेबल रियलिटी है। हम किसी पॉलिटिकल साइड की तरफ झुकाव नहीं दिखा रहे, बस हिस्ट्री का डाइसेक्शन कर रहे हैं। इन सब लीगल आर्किटेक्चर को एनालाइज करने के बाद एक आखिरी सवाल है जिस पर हमें सोचना चाहिए। आज के इस हाइपर कनेक्टेड डिजिटल युग में, जहां 24/7 न्यूज चैनल्स हैं और सोशल मीडिया पर किसी भी हाई प्रोफाइल केस का मीडिया ट्रायल जजमेंट आने से पहले ही पूरे जोरों पर शुरू हो जाता है। पब्लिक प्रेशर, ट्रोलिंग, सब कुछ ऑनलाइन मौजूद है। तो ऐसे टॉक्सिक और हाई प्रेशर डिजिटल इकोसिस्टम में क्या 1950 के लिखे गए कॉन्स्टिट्यूशनल रूल्स एक अकेले जज को सच में इंडिपेंडेंट बना सकते हैं? क्या इंडिपेंडेंस सिर्फ एक टेक्निकल लीगल शील्ड है, या फिर एट द वेरी कोर ऑफ इट सच्ची जुडिशियल इंडिपेंडेंस कोई मैनमेड कानून नहीं, बल्कि एक जज का खुद का स्टेट ऑफ माइंड और पर्सनल मॉरल करेज है? जैसा हमने शुरू में कहा, यहाँ एक्सरे मशीन की क्लीन लाइंस फेल हो जाती हैं। ये मडी वाटर्स हैं। और शायद असली जुडिशियल इंडिपेंडेंस ठीक वही होती है, जब एक जज इन्हीं मर्की वाटर्स में सब कुछ परफेक्टली क्लियर देख सके, बिना इस बात की परवाह किए कि पब्लिक क्या कह रही है
या पावर कॉरिडोर्स में क्या प्रोमिसेस दिए जा रहे हैं? इस बारे में जरूर सोचने की जरूरत है। The answers aren't easy, but they keep a democracy breathing. Thank you for joining on this edition of The Deep Dive. Keep questioning, keep exploring.